जिम कार्बेट पार्क में झुंड से बिछड़े हाथी की मौत हुई। 3 दिन तक बाघ पीछा करता रहा, थक हार कर हाथी ने तोड़ा दम। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार। देहरादून समेत आसपास के इलाकों में छाए बादल, तापमान में आई गिरावट। धारचूला तवाघाट नेशनल हाईवे खुला। चीन बॉर्डर को जोड़ने वाला हाईवे लैंड स्लाइड से हुआ था बंद। प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड का होगा पवेलियन। मेला प्राधिकरण में निःशुल्क भूमि आवंटन। मुख्यमंत्री धामी ने योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। मसूरी में नए साल का जश्न की तैयारी। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था की। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360 में हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबरों के साथ। तो बताना चाहेंगे खबर आ रही है जहां पर उत्तराखंड से कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने देहरादून स्थित अपनी कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की है, जिसमें उन्होंने घोषणा कर दी है कि उनका जनसंवाद से जन समर्थन अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। नवीन जोशी ने बताया है कि उन्होंने देहरादून के सभी 100 वार्डों का भ्रमण कर दिया है, जनता की समस्याओं को सुना है, उनके समाधान का आश्वासन दिया है। अब तक 350 से अधिक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं। जोशी ने आगे बताया है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, जबकि भाजपा की नीतियों को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश है। बड़ी खुशी हो रही है कि हम देहरादून के सभी 100 वार्डों में हमारा जनसंवाद पूरा हो गया है और एक अपार जन समर्थन जनता का हमको मिला है। और जो समस्याएं लोगों की उस दौरान हमको मिली, हमने उन समस्याओं का समाधान भी किया। और जो वादे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने जनता के साथ किए थे, वो खोखले साबित हुए। इन्होंने कहा था कि जो नए जो 40 वार्ड जुड़े हुए हैं, 10 साल तक उसमें कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने टैक्स लगाना वहां पे शुरू कर दिया। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, बस्तियां हटनी थी, इनको बस्तियों की वोट की भी लालच थी। ये अस्थायी रूप से अध्यादेश लेके आए जो सिर्फ 3 साल तक लागू रहेगा, और जब चुनाव निमट जाएगा तो ये बस्तियों को तोड़ने का ये लोग काम करेंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा, जैसे एक देहरादून के अंदर कांग्रेस का मेयर बनेगा तो हम बस्तियों को मालिकाना हक हम लोग देंगे। और देहरादून के डेवलपमेंट के लिए हम सारे वर्गों से, सारे समुदायों से और जो यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं उनसे विचार विमर्श करके और जनसंवाद के दौरान जो समस्याएं लोगों की हमको देखने को मिली, हमारा प्रयास होगा कि हम उसको अपनी मैनिफेस्टो में हम लोग उसको लेकर आए। और कांग्रेस का देहरादून के अंदर जब बोर्ड बनेगा और उन समस्याओं को हम प्राथमिकता के आधार पर हम लोग हल करेंगे, और देहरादून की जनता इस बार देहरादून के अंदर परिवर्तन। चलिए अगली खबर की रुख करेंगे, जो कि देहरादून से, जहां पर बताना चाहेंगे विश्वविद्यालय में ही राज्यपाल का संबोधन देखने को मिला है। दून विश्वविद्यालय देहरादून में आयोजित ही व्याख्यान माला में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की है। उन्होंने दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अपने संबोधन में राज्यपाल ने गंगा के प्रवाह की तुलना ज्ञान और विचार के प्रवाह से की है, जो समाज की समस्याओं के समाधान के लिए नई दिशा प्रदान करवाता है। राज्यपाल ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए नागरिकों से अपनी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करने का आह्वान कर दिया है। उन्होंने एआई और तकनीकी नवाचारों को अपनाने, भ्रष्टाचार और नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जो कि डोईवाला से, जहां पर शिविर का आयोजन हुआ है। सुशासन सप्ताह के तहत ही डोईवाला में प्रेमनगर स्थित ही मरखम ग्राउंड पंचायत में तहसील और ब्लॉक स्तरीय बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ है। इस शिविर में तहसीलदार सोहन सिंह रंगाड़ और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। शिविर में अधिकारियों ने स्टॉल लगाकर सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी है, आए हुए फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं और कई समस्याओं का मौके पर समाधान हुआ है।
शिविर में स्थानीय जनता को उनकी ज़रूरतों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। एसडीएम महोदय है, उनके द्वारा यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है और बहुत लोगों की समस्याएं यहाँ पर आई हैं और जिनका तुरंत ही समाधान किया गया है। जैसे कईयों के बिजली के कनेक्शन थे, पेंशन का मामला था और उद्यान विभाग से काफ़ी योजनाओं की जानकारी यहाँ पर दी गई। आंगनवाड़ियों के द्वारा महिलाओं को किटों का वितरण किया गया और जिनकी काफ़ी जितनी भी समस्याएं लोगों की थी वो यहाँ पर उनका तुरंत ही समाधान किया गया है। और मैं सरकार से निवेदन यही करूँगा कि यहाँ पर ऐसे कैंप लगने चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा मिले। सरकार द्वारा पूरे उत्तराखंड में संचालित इस समय सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है और इसी क्रम में आज मारखम ग्राउंड में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो भी हमारे तहसील लेवल के, ब्लॉक लेवल के जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे समाज कल्याण हो, कृषि हो, उद्यान हो, वन हो, आंगनबाड़ी हो, पशुपालन हो, चिकित्सा विभाग हो, इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण विभाग सभी का एक कैंप लगाया गया है, बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया है। अभी तक जो है लगभग 14 शिकायतें आ चुकी है हमारे पास। विभिन्न डिपार्टमेंटों से संबंधित है, वन विभाग से भी है, राजस्व विभाग से भी संबंधित है, समाज कल्याण विभाग से संबंधित है, पेयजल से संबंधित है, विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतें आई है। कुछ को तो डायरेक्ट निस्तारण हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनमें जांच हो जानी है, मौके का सत्यापन होना है। तो सत्यापन उपरांत जो भी जैसी भी शिकायतें होगी, जैसे निराकरण हो सकता है तो उस स्तर से निवारण किया जाएगा। सर, क्या वजह रही कि जनता नहीं पहुंच पाई? ऐसे प्रचार प्रसार की कमी रही, क्योंकि देखा जा रहा है। चलिए अगली खबर की रुख करेंगे, जहां पर डोईवाला से अगली खबर है, जहां पर हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथियों ने किसानों को फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, परेशान करके रखा है। तो वही डोईवाला के क्षेत्र में लगातार जंगली हाथियों की आमद आबादी क्षेत्र और किसानों के खेतों में बढ़ती जा रही है। बीती रात ही डोईवाला की लच्छीवाला वन रेंज में सटे नगर पालिका हंसूवाला में जंगली हाथियों ने किसानों के गन्ने की फसल पूरी तरह से नष्ट कर दी है। नाराज किसानों ने वन विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है और पुतला दहन कर दिया है। तो वही किसानों ने वन विभाग के खिलाफ ही जोरदार नारेबाजी की है और पुतला दहन कर रोष जताया है। वन विभाग से मांग की गई है कि वन विभाग जंगली हाथियों को जंगल में ही रोके। अधिवक्ता साकिर हुसैन ने बताया है कि वन विभाग जंगली हाथियों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। लच्छीवाला वन रेंज में हंसूवाला क्षेत्र में आसपास के करीब 1 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहां पर हाथी आते हैं और लगातार क्षेत्र पूरा बर्बाद करके रख देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग सुरक्षा तार नहीं लगाई गई है। साकिर ने वन विभाग से मांग करते हुए कहा है कि विभाग द्वारा ही शीघ्र अतिशीघ्र सुरक्षा फेंसिंग लगाई जाए। वन विभाग इस कार्य में पूरी तरह विफल हो चुका है। वन विभाग उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं लगातार पिछले 1 वर्ष से प्रयास कर रहा हूं कि हमारे यहाँ लगभग 1.5 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग नहीं लगी हुई है। यदि इलेक्ट्रिक फेंसिंग वहां लग जाती तो ये हाथियों की इतनी नौबत ही नहीं आती है। किसान के पास अपना केवल आय का एक स्रोत होता है खेती। उसी खेती में जो है किसान जो है अपना लालन पालन, अपना भरण पोषण सब कुछ करता है उसमें, लेकिन वहाँ किसानों की अनदेखी की जा रही है। और बीती रात भी जो है कम से कम 3 से 4 बीघा जो ज़मीन जो है किसानों की वो बर्बाद कर दी गई है, नष्ट कर दी गई है। गन्ने की फसल, वो गन्ने की फसल बिल्कुल पक्की हुई फसल जो मतलब कल कट करके एक मील में जानी थी, वो रौंद दिया हाथियों ने, बिल्कुल रौंद करके वो ख़राब कर दी है। और विभाग हमारी सुनने को तैयार नहीं है। हम विभाग से ये मांग करते हैं कि आप अति शीघ्र जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाए, अपने हाथियों पर लगाम लगाए, गश्त बढ़ाए, जिससे जो है वहाँ उन हाथियों को आने में रोका जा सके उनको। यदि आपको पता है कि हाथी कौन से एरिया से आ रहा है, आप वहाँ पर गश्त लगा। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर हरिद्वार से अगली खबर है। बताना चाहेंगे ठंड होने के बावजूद भी यहां पर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी गरमाई हुई है। भाजपा और कांग्रेस पर्यवेक्षक अपने अपने उम्मीदवारों में लगातार संवाद कर रहे हैं। हरिद्वार नगर निगम और शिवालिक नगर पालिका सीटों पर ही दावेदारी के बीच ही जद्दोजहद बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता
शूरबीर सिंह सजवान ने ही हरिद्वार का दौरा किया था। नेहरू युवा केंद्र ने जनता से मुलाकात की थी। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ बैठक कर नगर निगम और शिवालिक नगर पालिका चुनाव की रणनीति पर तैयारी की है। शूरबीर सिंह ने भाजपा पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के नेता विशेष रूप से अमित शाह संविधान के निर्माता का अपमान कर रहे हैं। आज़ादी से पहले से ही हर काम के लिए तैयार रहता है और चुनाव तो एक उसकी एक प्रक्रिया है। बाकी जनसेवा के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है और कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत गंभीर है क्योंकि देश संकट में है और जिन लोगों की देश में प्रदेश में सरकार है उन्होंने लोकतंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र कर लिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया जा रहा है गृहमंत्री द्वारा। उनके सम्मान के खिलाफ क्या क्या गृहमंत्री नहीं बोले हैं। पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इसकी सर्वत्र निंदा हो रही है। जो संविधान के बनाने वाले हैं जब उन्हीं पर प्रहार होने लगेगा तो निस्संदेह देश की जनता आहत होती है। और जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, इस वक्त हम हर उस व्यक्ति को जो टिकाऊ होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। टिकाऊ होगा, जिताऊ होगा और जिसके लिए जनता कहेगी। चलिए बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां पर आध्यात्मिक नगरी मानी जाती है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय गंगा म्यूजिक का घर बनने जा रहा है। इस म्यूजियम बताना चाहेंगे धर्म नगरी हरिद्वार, जिसे आध्यात्मिक नगरी राजधानी कहा जाता है, जल्द ही एक अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय गंगा म्यूजियम का घर बनने जा रहा है। इस म्यूजियम की घोषणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने की दी है, जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी पहल बताते हुए स्वागत कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह म्यूजियम शिक्षा और आध्यात्म क्षेत्र में नई आयाम स्थापित करेगा, जिससे आम जनता को लाभ मिलेगा। गुरुकुल के कुलाधिपति ने बताया है कि म्यूजियम में गौमुख से गंगा सागर तक ही गंगा की यात्रा, संस्कृति और धरोहर की सहेजने का काम किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री आर पाटिल ने गुरुकुल के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए बताया कि परियोजना में हरी झंडी दिखा दी है। यह म्यूजियम गंगा की संस्कृति और इतिहास को संरक्षित करने का काम करेगा। मैं माननीय मंत्री जी का, CR पाटिल जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी की इस पवित्र भूमि पर गंगा म्यूजियम बनाने का जो यहाँ पर एक घोषणा की है। निश्चित रूप से गंगा म्यूजियम बनने से ये हमारा शिक्षा का एक बड़ा केंद्र और दिनों दिन प्रगति करेगा और लोगों को यहाँ पर प्रेरित करेगा, आने के लिए प्रेरित करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरित करेगा और अध्यात्म और शिक्षा का प्रचार प्रसार करेगा। किस तरह का वो म्यूजियम होगा? देखिए, गंगा केवल मात्र जो है कुछ प्रदेशों का नहीं, इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। देश और दुनिया से लोग, अभी कुंभ हो रहा है, कुंभ में आते हैं करोड़ों लोग, उसमें अवसर लेते हैं। गंगा का जो जल है वो इतना पवित्र है, उसमें लोग तरह तरह के जो गुण, केवल मात्र गंगा का पानी ऐसा है जो कभी खराब नहीं होता, बरसों तक वो साफ रहता है। आदमी, हमारे देश के अंदर परंपरा है, जब आदमी कोई मर जाता है उसके मुंह में गंगा जल डालते हैं। कहीं किसी को पवित्र करना हो तो गंगा जल से उसको छिड़के देते हैं। ऐसे पवित्र गंगा के नाम पर यहाँ म्यूजियम बने, न केवल म्यूजियम बने, हम लोगों ने आज घोषणा की कि एक पेड़ गंगा माँ के नाम, ऐसे 11,000 पेड़ हम इस भूमि में हम लगा रहे हैं। देखिए, गंगा जो मुझे गंगा का उद्गम से लेकर के, गंगा को उद्गम जो गोमुख और गंगोत्री से हुआ, गंगा सागर तक वो बहती 2500 किलोमीटर लंबी,
उसके बारे में जगह जगह कि गंगा कहाँ से चलती है, गंगा का उद्गम क्या है, गंगा कहाँ से फैलती है, गंगा के किनारे कौन। उत्तराखंड में चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज है। सभी पार्टियां जीतने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं, तो वही उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जुटी हुई हैं, सरगर्मी तेज है। आरक्षण सूची जारी होने के बाद ही भाजपा के भीतर नाराजगी और दावेदारी की होड़ एक नई चुनौती बन गई है। निकाय चुनाव की अधिसूचना किसी भी समय जारी हो सकती है। आरक्षण सूची के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। हरिद्वार की सीट महिला आरक्षण होने पर कई नेताओं की उम्मीदें पाने को लगी हुई हैं, फिर भी महिलाएं खास उत्साहित हैं। भाजपा की युवा नेता सोनिया चौधरी ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है और कहा है कि यदि पार्टी उन्हें मौका देती है तो वे नई योजनाओं के साथ हरिद्वार नगर निगम को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेंगी। भाजपा की तरफ से अपनी दावेदारी पेश करी है मेयर के लिए, और मुझे लगता है कि मेरे अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे मेयर में होनी चाहिए, और एक शहर के विकास के लिए जो विज़न होना चाहिए मुझे लगता है कि वो मेरे पास है। और मैं प्रभावित हूँ मोदी जी की नीतियों से, जैसा कि उन्होंने एक ग्लोबल लेवल पे भारत की जो एक इमेज है वो अच्छी बनाई है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी उस दिशा में काम करूँ। और मैंने भारतीय राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं इन सबको मैंने देखा है बहुत अच्छे से, लेकिन बीजेपी का जो एक काम रहा है वो सबसे अलग रहा है। और जो मोदी जी हैं, खासकर मैं उनकी बात करूँगी, उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो राजनीतिक अधिकार दिए हैं उसमें पहली बार यहाँ पे नगर निगम में ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया है, तो मुझे उसका लाभ मिलना चाहिए। मैं एलिजिबल हूँ और कानूनी संवैधानिक हर तरीके से, इसलिए मैंने अपनी दावेदारी पेश करी। नगर निगम में क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, नगर निगम के जो काम है ना वो पता होनी चाहिए कि नगर निगम के असली में काम क्या है। देखिए, यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है, स्ट्रीट लाइट है। अगली खबर जसपुर से, जहां पर हैरान करने वाली घटना सामने आई। बताना चाहेंगे, एक पेड़ पर ही गुलदार का लटका हुआ शव मिला है। उधम सिंह नगर जिले के निबार मंडी गांव में हैरान करने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है। जंगल के पास ही एक जामुन के पेड़ से गुलदार का शव लटका हुआ मिला है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। ग्रामीण ने वन विभाग को सूचना दी, मौके पर टीम पहुंची और सबको पेड़ से उतार लिया है। वन क्षेत्र अधिकारी धर्मानंद सुनाल ने बताया है कि प्रारंभिक जांच में घटना गुलदार के आपसी संघर्ष का मामला लगती है। आशंका जताई जा रही है कि गुलदार ने छोटे गुलदार को मारकर पेड़ फेंक दिया है। शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। तराई के इस शांत जंगल में यह घटना कई सवाल खड़े कर रही है। क्या यह सिर्फ जंगल का नियम है या फिर कोई रहस्यमय वजह? ये जैसा कि आज अभी सुबह मेरे को सूचना मिली थी कि ये जो हमारे विधायक जी हैं उनके जो बगीचा है, बगीचे के पास वहाँ पर शमशान घाट है। शमशान घाट में वो जामुन का एक पेड़ था, वहाँ पर बताया गया कि वहाँ पर एक गुलदार का बच्चा जो है पेड़ में लटका हुआ है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तो हमारे द्वारा तुरंत वहाँ पर पहुँच कर जो है उसको निकाला गया। उसमें जो मौके पर लग रहा है वो देखे उसकी लग रहा है कि वापसी संघर्ष में दूसरे बड़े गुलदार द्वारा उसको मारा गया है। हमारे द्वारा जो है इसको पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद अधिक जानकारी प्राप्त हो पाएगी। खास क्यों बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।